प्रवचन सार का विषय वस्तुपरक है, या यूं कहिए वस्तुपरक सत्य ग्रंथ यह प्रवचन सार है। अर्थात उसमें दार्शनिक चर्चा है। दार्शनिक चर्चा अर्थात द्रव्य का स्वरूप बताया जाता है, वस्तु का स्वरूप बताया जाएगा। मतलब प्रमाण को आगम में पूज्य कहा जाता है, अर्थात वहाँ आगमोक्त चर्चा होने से उसमें उस प्रमाण को ही पूज्य बताया जाएगा। जैसे तत्वार्थ सूत्र का सूत्र है, प्रमाण नैर अधिगम, अर्थात प्रमाण को पहले है ना, तो प्रमाण पहले लिखा तो वहाँ पूज्यता की वजह से पहले लिखा। नए छोटा शब्द था, प्रमाण बड़ा था, फिर भी प्रमाण को पहले लिखा। क्यों? आगमोक्त ग्रंथ में प्रमाण पूज्य माना जाता है। ऐसा क्यों? अरे प्रमाण ही का निर्णय नहीं हुआ है तो नए लगाएगा कहाँ पर और कैसे लगाएगा? बराबर। प्रमाण के बिना नए की प्रवृत्ति की ही नहीं जा सकती, इसलिए उसको पूज्य कहा जाता है। लेकिन समयसार जैसे ग्रंथों में आप देखोगे वो दृष्टि प्रदान ग्रंथ है और वहां पर प्रमाण को तो छोड़िए, तीन निश्चय नए को छोड़िए, व्यवहार नए को तो छोड़ ही दीजिए, एक आठवां नए न्यायाधिराज, उसको न्यायाधिराज, उसी को पूज्य कहा जाता है। थोड़ा सा अंतर है, लेकिन प्रमाण का द्रव्य ही नहीं समझा है तो न्यायाधिराज समझने का कोई वैल्यू नहीं है। और इसलिए हमको वस्तु स्वरूप भी समझनी है, और वस्तु स्वरूप समझने के बाद में अपनी वस्तु को ध्यान है, प्रयोजनभूत वस्तु को ध्यान है। लेकिन वस्तु स्वरूप समझा हुआ लब्धि में पड़ा रहना चाहिए। प्रकरण हमारा 93 गाथा से जो चलता आया है, गे तत्व अधिकार, गे तत्व प्रज्ञापन अधिकार, तो यहाँ पर गे को ही प्रकट किया जा रहा है, गे को बताया जा रहा है, गे कैसा है। और सुनिए, गे इष्ट अनिष्ट नहीं होता, गे जैसा है वैसा बताया जा रहा है। उसमें अच्छी अवस्था और बुरी अवस्था ऐसा भेद नहीं करके दिखाएंगे। क्यों? क्योंकि वो द्रव्य का ही, वो द्रव्य ही है, तो द्रव्य ही तो गे है। इसलिए यहाँ पर इष्ट अनिष्ट, अच्छा बुरा ऐसा कुछ भी भेद नहीं चलेगा, यहाँ मात्र गे दिखाया जाएगा। सम्यक दर्शन की पर्याय हो या मिथ्या दर्शन की पर्याय हो, वो गे के रूप में दिखाई जा रही है, उसको अच्छा बुरा नहीं कहा जा रहा है। तो ये गे तत्व अधिकार है। हम गे तत्व अधिकार के माध्यम से हमको ये ज्ञान का विषय है, ये ख्याल में आ गया। अर्थात ये जानने जा सकते हैं, जानने में आते हैं, जानने योग्य है, इतनी सी बात है। कुछ करने योग्य नहीं है, ये समझ में आना चाहिए। जब तक ये गे तत्व अधिकार का जो प्रमेय है वो समझ में नहीं आता है, तब तक वस्तु स्वरूप को इजीली हम ग्रहण नहीं कर सकते। वस्तु एकदम सरल है, सुलभ है, लेकिन हमने अपनी विपरीत कल्पना के माध्यम से वस्तु को अन्य प्रकार से समझ लिया है। तो 93 गाथा से लेकर जो अब तक की चर्चा आई, इसमें जो वस्तु का प्रतिपादन हुआ है, ये वस्तु का प्रतिपादन समझना जरूरी है। अर्थात द्रव्य गुण पर्यायात्मक वस्तु, उत्पाद व द्रव्यात्मक वस्तु क्या है क्या नहीं है, अन्वय किसको कहते हैं, व्यतिरेक किसको कह रहे हैं, ये सब अपने को प्रॉपरली क्लियरली समझ में आना चाहिए। अन्वय और व्यतिरेक भिन्न है या अभिन्न है, विचार करना और इसके ऊपर से अपना निर्णय करना। आज हमको इसी विषय के ऊपर थोड़ी सी और गहराई में चर्चा करनी है। 111 नंबर की गाथा है। 111 नंबर की गाथा में क्या विषय आएगा? वहां पर सत उत्पाद और असत उत्पाद की चर्चा आने वाली है। सत उत्पाद और असत उत्पाद क्या है? तो कह रहे हैं द्रव्यार्थिक नए से देखा जाए तो वस्तु में सत उत्पाद दिखाई देगा,
और पर्यायिक दृष्टि से देखा जाए तो हमको उसी वस्तु में उसी समय में असत का उत्पाद दिखाई देगा। अर्थात एक ही वस्तु को दो एंगल से एक ही समय में देखा जा रहा है। तो एक ही समय में एक ही वस्तु को अलग अलग एंगल से देखेंगे तो अपने को वस्तु अलग अलग दिखाई दे रही है, और इसी को कह रहे हैं सत उत्पाद और असत उत्पाद। एक छोटा सा एग्जाम्पल दूंगा और फिर अपन यहाँ के प्रकरण को पढ़ना चालू करेंगे, लेकिन उदाहरण को थोड़ा सा गंभीरता से सुनना। अभी जो वृक्ष के ऊपर जो आम का फल लगा है वो क्या है? आम के फल को देखकर हम कहेंगे ये असत उत्पाद है। ठीक है, मतलब क्या? पर्यायिक नय से देखा तो हमको यहाँ पर आम्रफल दिखाई दिया है, बाकी और कुछ नहीं दिखाई दिया। कुछ नहीं दिखाई दिया मतलब क्या? कि पूर्वावस्था जो बीज थी, बीज के पहले फल था, फल के पहले फिर से बीज थी, यह अवस्था हमने देखी नहीं। तो हमने मात्र ये वर्तमान फल देख लिया और हमने कह दिया कि ये आम्रफल ये पर्यायिक नय का बीज है। लेकिन सत का उत्पाद कहना है अभी। सत का उत्पाद मतलब क्या? सॉरी असत का उत्पाद पूरा नहीं किया मैंने। असत का उत्पाद मतलब क्या? ये आम्रफल ही दिखाई दिया। ये आम्रफल अभी जो है पहले था क्या? नहीं था, बराबर। इसलिए इसको असत का उत्पाद कहा जा रहा है। पहले नहीं था मतलब क्या? पहले इसकी अवस्था नहीं थी, इतनी सी बात है। तो ये कह रहे असत का उत्पाद। अब पहले नहीं था और अब हुआ, ये असत उत्पाद। ठीक है, हाँ। अब सत उत्पाद लगाइए। आम्रफल को देखना है, आम्रफल को ही देखकर सत उत्पाद देखना है। मतलब क्या? फिर आप बीज में देखो, बीज में आम्रफल रूप परिणमित होने की ताकत है कि नहीं है? है। अर्थात तो उस बीज में ही पड़ी है कि नहीं वो ताकत आम्रफल रूप परिणमन करने की? तो है। तो इसको कह रहे सत का उत्पाद हो गया। बीज के अलावा आम्रफल का, आम्र का ही बीज, उसमें ही ये शक्ति रूप से आम्रफल की योग्यता पड़ी है। इसको कह रहे सत का उत्पाद। ठीक है, तो सत उत्पाद और असत उत्पाद एक ही बात है, बट उसको देखने के नजरिए दो है। एक नजरिए अभी इस वर्तमान समय में जो है वो पहले समय में नहीं थी, बस। तो इसलिए उसको असत उत्पाद कह रहे हैं। याद रखना, असत उत्पाद ऐसा उत्पाद नहीं है कि कुछ नवीन ही उत्पन्न हुआ है, ऐसा नहीं है। जैसे आम का वृक्ष है, आम के बीज से आम का फल ही आया है। आम के बीज से जामुन, चीकू, केला ऐसा कुछ बाहर नहीं आया है। तो कह रहे असत का उत्पाद वैसा नहीं है। असत का उत्पाद जो अपेक्षित है वही आया है, मतलब उसी जाति का आया है, अन्य नहीं। ये कह रहे सत का, असत का उत्पाद। समझ में आ रहा है क्या? हाँ। तो देखो, इस गाथा को समझने के लिए एक प्रश्न खड़ा किया जाता है। प्रश्न क्या हो सकता है? जो उत्पाद है वह नया है, ठीक है, या पहले से विद्यमान जो था वही प्रकट होता है? प्रश्न समझ में आया? गाथा क्यों आई है? गाथा के लिए प्रश्नकर्ता ने एक प्रश्न खड़ा किया है। ये जो उत्पाद है ये पहले से था या नवीन हुआ है? समझ में आया? यदि नवीन हुआ है तो कुछ ऐसा नवीन हुआ है जो पहले नहीं था? तो ऐसा भी नहीं है। समझ में आ रहा है क्या? उसके सीमित दायरे में ही हुआ है, अर्थात उसके स्वभाव रूप ही परिणमन पाया गया है। हम बीज बोएंगे नीम का और फल आए आम का, ऐसा नहीं हो सकता। बीज जिसका बोया जाएगा उसी का फल प्राप्त होगा, ये हमको नक्की करना पड़ेगा। ठीक है, तो प्रश्न क्या है? जो उत्पाद है वह नया है या पहले से ही विद्यमान है? ठीक है, या जो था वही प्रकट होता है? अब
देखो क्यों कह रहे हैं, क्योंकि प्राग भाव की अपेक्षा वह चीज थी ही नहीं, और यदि नई चीज उत्पन्न हुई है तो आकाश के महल के समान तो नहीं ना, ये इसलिए प्रश्न खड़ा हुआ है। सत उत्पाद और असत उत्पाद इसलिए कहना जरूरी पड़ रहा है। तो गाथा का पाठ पहले एक बार करेंगे और फिर उसके भाव को समझेंगे। देखो क्या कह रहे हैं। हाँ जी, पेज 102 सॉरी। एवं विहं सहावे दौवं दौवत् पज्जयतेहिं सद्भावनिबद्धं पादुभावं सदा लभति पूर्वोक्त द्रव्य स्वभाव में उत्पाद सत नय द्रव्य से पर्याय नय से असत का उत्पाद होता है सदा। क्या है रे? पूर्वोक्त द्रव्य स्वभाव में, पूर्वोक्त अब तक हम कहते आए हुए, अब तक कहते आए मतलब 93 नंबर की गाथा से लेकर 110 नंबर की गाथा तक जो हमने द्रव्य स्वभाव बताया। कैसा द्रव्य स्वभाव? वो अतत भाव वाला समझाया, हमने पृथकता दिखाई, हमने असमान जातीय द्रव्य पर्याय में से कुछ उत्पन्न होता है क्या, युत सिद्ध संबंध, अयुत सिद्ध संबंध, ये सब हमने आपको समझाया था। तो वो सब का तुम अब सारांश, अभी एक वस्तु के बारे में तो कंक्लूजन की तरफ आ जाओ। कह रहे ऐसा जो द्रव्य बताया था उसमें उत्पाद सत नए द्रव्य से, अर्थात यदि तुम उत्पाद कह रहे हो तो सत उत्पाद है, क्योंकि वो होना ही था, द्रव्य के अनुसरण करता हुआ हो गया है तो वो होना ही था, ये सत उत्पाद है। और यदि तुम पर्याय नय से देखते हो तो आपको स्पष्ट दिखाई दे रहा है कि असत का उत्पाद हो गया है। ठीक है, क्यों असत का? क्योंकि इस पर्टिकुलर वर्तमान समय में है, पूर्व के समय में नहीं था, इसलिए पूर्व में नहीं था और अभी हुआ, इसलिए इसको हम असत का उत्पाद कह रहे हैं। हाँ मुझे मालूम है। हाँ ये देखो प्रश्न गंभीर आ सकते हैं यहाँ से, क्या सभी द्रव्य में होता है? हाँ सभी द्रव्य में होता है। मतलब धर्म अधर्म आकाश काल इनमें भी होता है क्या? हाँ धर्म अधर्म आकाश काल इनमें भी होता है। मतलब उनमें भी असत का उत्पाद हो रहा है क्या? समझ में आ रहा है क्या? उनमें भी असत का उत्पाद हो रहा है क्या? हाँ उनका भी असत का उत्पाद हो रहा है। उनमें सत उत्पाद हो रहा है क्या? हाँ उनमें भी सत उत्पाद हो रहा है। देखो ना, तुम द्रव्यार्थिक नय से देखोगे तो तुम्हें सत उत्पाद ही दिखाई देगा, और पर्यायर्थिक नय से देखोगे तो पहले समय में ये अवस्था नहीं थी, ये पर्याय नहीं थी, अभी है, इसलिए ये असत का उत्पाद ही है। समझ में आ रहा है क्या? हाँ सेम बात आप सिद्धों में भी लगा सकते हैं। सिद्धों में भी सत उत्पाद और असत उत्पाद हो रहा है। समझ में आ रहा है क्या? क्योंकि वो भी तो द्रव्य है ना, और द्रव्य कहा तो उसमें होना ही चाहिए। ठीक है, वैसे का वैसा होने में विरोध नहीं है, लेकिन नवीन हो रहा है कि नहीं, ये नवीनता देख ली, वो पहले समय में थी क्या? नहीं थी, इसलिए असत का उत्पाद कह रहे हैं। और उस द्रव्य के आश्रित होकर ही आई है ना, अन्य कहीं से आई नहीं ना, इसलिए उसको क्या कह रहे हैं? उसी को सत का उत्पाद कह रहे हैं। ओके, एक इष्टोपदेश में है, अज्ञानोपास्तिर अज्ञानम ज्ञानम ज्ञानी समाश्रय ददाति यत्तु यस्यास्ति सुप्रसिद्धमिदं वच। जिसके पास जो होता है वो वही दे सकता है। आ रही क्या बात? जिसके पास जो होता है वो वही दे सकता है, अर्थात जीव के पास जीवत्व रूप बने रहने की योग्यता है तो वही देगा ना।
यही इसी को हम सत का उत्पाद कह रहे हैं। आप समझ रहे हैं क्या? उस श्लोक में यही बात आ रही है, ठीक है। या फिर दूसरा श्लोक क्या है इष्टोपदेश का, कोई बताएगा? हाँ, यस्य स्वयं स्वभावाप्तिरभावे कृष्ण कर्मणा तस्मै संज्ञान रूपाय नमोस्तु परमात्मने योग्योपादान योगेन दृशद स्वर्णतामता द्रव्यादि स्वादि संपत्ता व्यात्मनोप्यात्मतामता। क्या कह रहे हैं? योग्योपादान योगेन दृशद स्वर्णतामता। योग्य उपादान के योग से ही स्वर्ण की अवस्थाएं पाई जाती है। अर्थात योग्य उपादान कहकर वहां द्रव्य की सामर्थ्य की तरफ संकेत है। उसी प्रकार कह रहे कोई जीव पूर्ण शुद्ध हो सकता है, इसमें क्या आश्चर्य है? समझ में आ रहा है क्या? उपादानगत शक्ति है, ताकत है, तो कार्य होता हुआ ही दिखाई देता है। बात कहां से आ रही है? सत का उत्पाद। सत का उत्पाद क्यों कह रहे हैं? क्योंकि उपादानगत योग्यता होनी ही चाहिए। समझ में आ रहा है क्या? इसलिए दो शब्द हमने सुने हैं, एक तो परिणामी और एक तो अपरिणामी। परिणामी क्यों कह रहे हैं और अपरिणामी क्यों कह रहे हैं? कौन बताएगा? इन शब्दों का अर्थ कौन बताएगा? परिणामी और अपरिणामी। द्रव्य को परिणामी भी कहते हैं और अपरिणामी भी कहते हैं, दोनों कह रहे हैं। मैं तो ये बोल ही रहा हूं। अब परिणामी क्यों कहा जा रहा है और अपरिणामी क्यों कहा जा रहा है? पर्याय अपेक्षा क्या कह रहे हैं? परिणामी। ओके। और अपरिणामी क्यों कह रहे हैं? द्रव्य मतलब क्या? हाँ, नहीं, अपेक्षा खोलिए, थोड़ा समझेगा ऐसा बोलिए ना। द्रव्यार्थिक नय से नहीं, पर्यार्थिक नय से, सॉरी, परिणामी भी द्रव्यार्थिक नय से ही कहा जाएगा और अपरिणामी द्रव्यार्थिक नय से ही कहा जाएगा, ऐसा नहीं है। एक में तो आपने कह दिया परिणाम रहा है इसलिए, और दूसरा परिणाम नहीं रहा है इसलिए कहो ना, क्या प्रॉब्लम है? कहो तो बिल्कुल सही है आंसर, लेकिन किस अपेक्षा परिणाम नहीं रहा है ये आपको बताना है। सत की अपेक्षा मतलब क्या? थोड़ा सा वो नहीं, आप सबको समझ में आएगा ऐसा बोलो। आंसर तो सही है, सत की अपेक्षा अपरिणामी, सॉरी परिणामी कह रहे हैं। हाँ, बराबर। और खोलिए अभी इसी को। अस्तित्व कायम है, परिणमते हुए भी अस्तित्व कायम है। बोलिए और क्या बोलना है? किसी को समझ में आया क्या इसका अर्थ? तो आप में से बता सकते। हाँ अरे अपरिणामी का अर्थ इतना ही है, सरल भाषा में बोलना। अपरिणामी मतलब जीव द्रव्य अन्य जीव द्रव्य नहीं होता, जीव द्रव्य पुद्गल आदि नहीं होता, जीव धर्म अधर्म आकाश काल रूप नहीं होता, जीव द्रव्य रूप रहता है, इसको अपरिणामी कहते हैं। समझ में आ रहा है क्या? ये सरल आंसर है। ओके, तो पूछा जाए द्रव्य परिणामी है अपरिणामी? अरे परिणामी भी है अपरिणामी भी है। आप देखो तो जिस एंगल से देख रहे हो आपको वैसे दिखाई देगा। आप परिणाम की तरफ से देख रहे हो तो आपको निरंतर नवीन दिखाई देगा। आप अपरिणामी अर्थात कूटस्थ, ऐसा कूटस्थ नहीं है कि एकदम स्टिफ है, वो हिलता ही नहीं, ऐसा नहीं है। अपरिणामी कहने का अर्थ इतना ही है कि वो अन्य द्रव्य रूप नहीं होता, अर्थात मैं जीव अन्य जीव रूप नहीं हुआ, मेरा जीव इस शरीर आदि रूप नहीं हुआ, मेरा जीव इस कर्म रूप नहीं हुआ। अब ये सब एक साइड से लगाए, अब उल्टा भी लगाइए, अन्य जीव मुझ रूप नहीं हुआ,
ये कर्म मुझरूप नहीं हुए, ये शरीर मुझरूप हुआ नहीं है, ऐसा हमको लगाते आना चाहिए। इससे क्या लाभ होगा? अरे भेद विज्ञान का प्रसंग आ गया कि बाहर से मेरा सुख नहीं और बाहर से मेरा दुख नहीं, सारी कल्पनाएं है, ये नक्की हो रहा है। समझ में आ रहा है क्या? गंभीर बात है। चलिए ये ध्यान में रखकर अभी आज का प्रकरण करना है, ठीक है। मूल स्याद्वाद कथन होते हैं। स्याद्वाद मतलब क्या? किसी अपेक्षा से रखने की बात होती है। किसी अपेक्षा से वस्तु देखे तो ऐसी ही है, किसी अपेक्षा से वस्तु देखे तो वैसी है, ठीक है। चलिए गाथा 111। एवं विहंसः पढ़ाया था क्या हमने? एवं विहंसहावे दौवं दौवत्थ पज्जयतेहिं सत्सद्भावनिबद्धं पादुर्भावं सदा लभति। हाँ, पादुर्भावम मतलब क्या? प्रादुर्भाव। प्रादुर्भाव मतलब क्या? उत्पन्न होना, प्रत्येक समय में उत्पन्न होता दिखाई देता है, ठीक है। हाँ, स्वभाव में अर्थात द्रव्यार्थिक नय और पर्यार्थिक नयों के द्वारा सद असद भाव निबद्धम प्रादुर्भावम, अर्थात सद भाव निबद्धम असद भाव निबद्धम, ऐसा प्रादुर्भाव दिखाई देता है। प्रादुर्भाव मतलब उत्पाद, ठीक है, उत्पाद। सदा लभते अर्थात सदा प्राप्त होता है, इतनी सी बात है। आइए थोड़ा सा अब इसकी टीका के भाव को पढ़ते हैं, है ना। क्या कह रहे हैं? ऐसा द्रव्य द्रव्यार्थिक और पर्यार्थिक नयों के द्वारा स्वभाव में सद्भाव संबद्ध और असद्भाव संबद्ध उत्पाद को प्राप्त होता है। देखो स्वभाव में दोनों स्वभाव कह रहे हैं और दोनों उत्पाद स्वभाव है। सद्भाव संबंध उत्पाद और असद्भाव संबंध उत्पाद। समझ में आ रहा है क्या? दोनों उत्पाद है और स्वभाव है, ठीक है। परिणामी है ये भी स्वभाव, अपरिणामी है ये भी स्वभाव। समझ में आ रहा है क्या? अपरिणामी तो हमको समझ में आ रहा है, लेकिन परिणामी को भी आप स्वभाव कह रहे हैं। हाँ, निरंतर बदलते रहने का की निरंतरता। क्या कहा? निरंतर बदलते रहने की निरंतरता, ये भी स्वभाव है और ये वस्तु के पक्ष में है, वस्तु के पक्ष के बाहर नहीं है, ठीक है। हाँ, सत अर्थात जो वस्तु पहले ही विद्यमान हो उसके उत्पाद को सत उत्पाद कहते हैं। क्या कह रहे हैं? महत्वपूर्ण बात। जो वस्तु पहले ही विद्यमान हो उसके उत्पाद को ही सत का उत्पाद कह रहे हैं। मतलब क्या? जैसे हम कह रहे आकाश का महल उत्पन्न हुआ, तो आकाश का महल उत्पन्न हुआ तो आकाश के महल पहले था क्या? अर्थात उसके परमाणु थे क्या? पहले नहीं थे। तो कह रहे बेसलेस है ना, तो ये पॉसिबल नहीं। एक दूसरा, कल मैंने एक उदाहरण दिया था, एक कपड़ा दिखाया, कपड़े को ऐसे हाथ पर ढककर रखा और हाँ कपड़ा फिर से निकाला और कपड़े का हो गया कबूतर। ऐसा होता है कि नहीं? तो कपड़े में से कबूतर निकल गया। अब कह रहे हैं ये कबूतर जो है, ये कपड़ा तो वो पुद्गल ये था और यहां से तो पुद्गल काया तो दिखाई दे रही, लेकिन इसमें चलता फिरता जीव दिखाई दे रहा है। ये ऐसे कैसे हो गया? तो कह रहे ऐसा असत का उत्पाद संभव नहीं है, सत का उत्पाद ही होता है। समझ में आ रहा है क्या? सत का उत्पाद मतलब क्या? फिर से, सत अर्थात जो वस्तु पहले से ही विद्यमान हो उसके उत्पाद को सत उत्पाद होता है। अर्थात पुद्गल था, उसके उत्पाद से पुद्गल की ही निर्मिति हो गई, तो कह रहे ये सत उत्पाद हो गया, ठीक है। आगे उसके उत्पाद को असत उत्पाद कहा, नहीं सॉरी, उत्पाद कहते हैं। और जो वस्तु पहले से विद्यमान न हो उसके उत्पाद को असत उत्पाद कहते हैं। आम का फल याद रखना है,
वो आम का फल किसी अपेक्षा से उस बीज में से ही निकला है, इसलिए सत का उत्पाद ही है। और आम का फल पहले समय में नहीं था, इसलिए असत का उत्पाद है। समझ में आ रहा है क्या? देखने के नजरिए है। एक ही उत्पाद की अवस्था को हम दो दृष्टिकोणों से देख रहे हैं। हाँ, देखो क्या कह रहे हैं। द्रव्यार्थिक नय से प्रत्येक वस्तु का सत उत्पाद होता है और पर्यार्थिक नय से प्रत्येक वस्तु का असत उत्पाद होता है। नय है, नय। अब ये नय क्या है? नय मतलब दृष्टिकोण, देखने का नजरिया, एंगल है। हाँ, तो सर्वथा वस्तु ऐसी भी नहीं है, सर्वथा वस्तु वैसी भी नहीं है। समझ में आ रहा है क्या? वस्तु जैसी की तैसी ही है, बट उसको देखने के नजरिए अनेक हो सकते हैं। तो अनेक नजरियों में से दो नजरिए बताए गए हैं, एक पर्यार्थिक नय से और एक द्रव्यार्थिक नय से। ठीक है? हाँ, देखो द्रव्यार्थिक नय से ये कह रहे हैं, इस बीज में से ही ये आम फल निकला है, अन्य कुछ निकल ही नहीं सकता। चीकू बीकू नहीं निकल गया। इस आम के बीज में से ही ये आम्रफल निकला है, ये उसका सत का उत्पाद है। चीकू नहीं निकला, ये इसलिए कह रहे हैं असत तो नहीं हुआ, राइट? तो सत का उत्पाद हो गया। शक्ति थी और यही इसकी व्यक्ति हो गई है। और दूसरा, ये पर्याय, आम की पर्याय एक समय पहले नहीं थी, तो कह रहे हैं इसलिए असत का उत्पाद हो गया। असत का उत्पाद अर्थात पहले अवस्था नहीं थी और अभी है। मेरा प्रश्न है, ये दो उत्पाद, दो अपेक्षा के उत्पाद समझाने का प्रयोजन क्या होना चाहिए? थोड़ा सा गंभीरता से विचार करके बताइए। दो अपेक्षा से उत्पाद समझाने का प्रयोजन क्या है? कौन बताएगा? सब सो गए क्या? जागो भाई, जागो। बोलिए, कौन बोलेगा? दो अपेक्षा से, दो नयों की अपेक्षा से हमको ये उत्पाद समझाया जा रहा है, इसका प्रयोजन क्या है? चलिए, आप थोड़ा सा विचार करना, मैं तो बता ही दूंगा, थोड़ा विचार कीजिए, तब तक अपन थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। क्या कह रहे हैं देखिए। क्या क्या क्या? हाँ, तो भाव शक्ति क्या है? हाँ, हाँ, अभाव शक्ति नहीं ना, बट यहाँ पर ऑलरेडी वर्तमान वो आम फल है। उदाहरण में क्या है? आम फल तो है, उसी आम फल को असत का उत्पाद कह रहे हैं, उसी आम फल को सत का उत्पाद कह रहे हैं। उसी आम फल को उसी समय में एक तो सत का उत्पाद कह रहे हैं और असत का भी उत्पाद कह रहे हैं, बस देखने के नजरिए अलग है। जैसे मुझे बेटे की अपेक्षा से मुझे ही पिता कह रहे हैं, और माँ की अपेक्षा से मुझे ही बेटा कह रहे कि नहीं है? तो ये देखने के दो नजरिए हो गए। एक ही वस्तु को दो अपेक्षा से कथन किया गया। वैसे ही उस आम फल के अवस्था को एक नजरिए से देखा तो ये कह रहे ये सत का उत्पाद है, और उसी आम फल को दूसरे नजरिए से देखा तो कह रहे ये असत का उत्पाद है। तो ये दो बात बिल्कुल सही है। द्रव्यार्थिक, हाँ, बट इससे हमको क्या समझना है? हम ये द्रव्यार्थिक नय का विषय, पर्यार्थिक नय का विषय, ये तो समझ में आया, लेकिन हमको क्या मतलब इससे बोध क्या ले? हम इससे क्या आउटपुट ले? हमारे लिए क्या है सीखने के लिए इसमें से? देखो, हम नयों की अपेक्षा हम होशियार हो जाएंगे, लेकिन वो होशियारी किस काम की जब तक वो हमारे वस्तु पर हम अप्लाई नहीं कर पाए। समझ में आ रहा है क्या? एट द एंड हमारा प्रयोजन तो अपनी वस्तु की प्राप्ति है, तो कैसे करेंगे इसमें से हमको अपनी वस्तु?
और विचार कीजिए। चलो मुझे याद कराइए, मैं बता ही दूंगा, लेकिन अभी तो अपन आगे बढ़ेंगे। हाँ, नहीं तो ये विषय रह जाएगा। हाँ, देखो, कार्य तो एक ही हुआ है। आ रही महत्वपूर्ण बात, कार्य तो एक ही हुआ है, उसे ही द्रव्यार्थिक नय से सत उत्पाद और उसी कार्य को पर्यार्थिक नय से असत उत्पाद कहते हैं। कार्य तो एक ही है, ठीक है। आगे इस गाथा के भाव को आचार्य अमृतचंद्र तत्व प्रदीपिका टीका में इस प्रकार स्पष्ट करते हैं। निर्दोष लक्षण वाला अनादि निधन, यही पढ़ रहे थे ना अपन कल। निर्दोष लक्षण वाला अनादि निधन पूर्व कथित यह द्रव्य अपने सत स्वभाव में उत्पन्न होता है। निर्दोष लक्षण वाला एक, अनादि निधन दो, अर्थात इसका कोई कर्ता धर्ता नहीं है, त्रिकाल द्रव्य की ही बात है। ओके। पूर्व कथित, पूर्व कथित मतलब क्या? अब तक हम जो वस्तु स्वरूप समझाए आए हैं वही वस्तु को वो उसी वस्तु सामर्थ्य को धारण किए वाला ये द्रव्य है, अपने सत स्वभाव में उत्पन्न होता है। अपने सत स्वभाव में उत्पन्न होता है का अर्थ इतना ही लेना है कि इसमें से, इस आम के बीज से आम का फल ही निकला है, इस आम के फल से अन्य फल नहीं निकला, ये सत स्वभाव है। समझ में आ रहा है क्या? देखो, जैसे अब ये तो आम फल में तो आप बहुत समझा रहे, जीव में लगाएंगे, है ना। इस जीव में ही सम्यक दर्शन हुआ है, केवल ज्ञान हुआ है, बाकी और पुद्गल में नहीं। समझ में आ रहा है क्या? सम्यक दर्शन जीव में ही हुआ है, पुद्गल में नहीं। ये कह रहे सत स्वभाव से उत्पन्न हुआ है, सत स्वभाव में उत्पन्न। अब आपने सम्यक दर्शन पे लगाया, मिथ्या दर्शन में लगा सकते हैं क्या? बताइए। मिथ्या दर्शन पर यही कथन लगाया जा सकता है क्या? अपने सत स्वभाव में उत्पन्न हुआ है। कौन बता सकता है? जरा प्रयास करो, डेयरिंग करो, डेयरिंग। आज स्टार्टिंग में ही मैंने बात की थी, क्या प्रमाण का विषय है, प्रमाण का विषय समग्र वस्तु होती है। तो इस न्याय से हम मिथ्या दर्शन को सत का उत्पाद कह सकते हैं क्या? नहीं कह सकते? कितने जन मतलब सम्मत है इस कथन से? अरे एक तो वोट दे दीजिए, या नोटा है? देखिए, बात तो बिल्कुल सही है कि उसी द्रव्य से उत्पन्न हुई है। ओके, अन्य द्रव्य से नहीं। इस न्याय से वो सत का उत्पाद ही है। समझ में आ रहा है क्या? एक बात, अभी उसी मिथ्या दर्शन की पर्याय को असत का उत्पाद कह सकते हैं कि नहीं? बोलिए। हाँ, अब ये कौन से किस अपेक्षा से कह सकते हैं? क्योंकि परद्रव्यों का जीव द्रव्य में पुद्गल का उत्पाद नहीं होना। नहीं। बोलिए प्रिया भाभी, आप बोलिए, क्या है आपकी अपेक्षा? क्या थी? असत का उत्पाद क्यों कहा जा रहा है? आप दर्शन हुआ तो ये रहेगा? नो, अरे यही मिथ्या दर्शन की पर्याय को सत का उत्पाद कह रहे, इसी मिथ्या दर्शन की पर्याय को असत का उत्पाद कह रहे। कारण क्या है? एक द्रव्यार्थिक नय से देखा, एक पर्यार्थिक नय से देखा। द्रव्यार्थिक नय से देखकर हमको ये जीव में ही मिथ्या दर्शन पाया जा रहा है, अन्य कहीं नहीं। ये द्रव्यार्थिक नय का विषय हुआ, अर्थात सत का उत्पाद हुआ। अन्य किसी दूसरे पुद्गल
धर्म अधर्म में नहीं हुआ है, इस जीव में ही हुआ है, क्योंकि उसी में ऐसी शक्ति और योग्यता है। ओके, अब दूसरा, असत का उत्पाद क्यों कह रहे हैं? कह रहे वो एक समय की है। पहले समय में ये मिथ्या दर्शन की पर्याय नहीं थी, दूसरी हो सकती है लेकिन ये नहीं थी। समझ में आ रहा है क्या? ये मिथ्या दर्शन की पर्याय इसी समय में है, पहले समय में नहीं थी, अगले समय में भी नहीं होगी, इसलिए इसको असत का उत्पाद कह रहे हैं। आप समझ रहे हैं मेरी बात को? कंफ्यूजिंग नहीं है, थोड़ा उपयोग लगाइए, उपयोग। हाँ, दिन भर के काम से बाहर आ जाओ और पूरा 100% फोकस करो, नहीं तो ये बात, यार ये क्या चल रहा है, सत का उत्पाद असत का उत्पाद, ऐसा मत करो। पूरे फ्रेश होकर आ जाओ, अरे रुचिवंत तो होकर आ जाओ, अपना काम है। देखो, जैसे अपने को अभिष्ट वस्तु की प्राप्ति होनी है तो हम कितना रुचिवंत होते हैं। जो चीज अपने ज्ञान में वो अभिष्ट है तो उसकी प्राप्ति में हम कितने, जब हमको खबर भी आ जाए, वर्तमान में एक क्रोध की पर्याय खड़ी हुई है, ठीक है? तो ये क्रोध की पर्याय जो हुई है ना, ये क्रोध की अवस्था सत का उत्पाद है। क्यों? क्योंकि जीव में ही क्रोध पाया जाता है, अन्य कहीं नहीं पाया जाता है, इसलिए इसको कह रहे सत का उत्पाद। ठीक है? हाँ, समझ में आ रहा है क्या? जीव का ही सामर्थ्य है क्रोध रूप परिणमित होने का, इसलिए सत का उत्पाद है। यहां पर अब आप ये स्वभाव नहीं है, याऊ नहीं है, ट्याऊ नहीं है मत बोलना। ये प्रवचन सार की भाषा है, प्रमाण का विषय होता है, वस्तु स्वरूप दिखाया जा रहा है। उस पर्याय से युक्त द्रव्य वही है। कहा आई थी ये बात? 7वीं 8वीं गाथा में कहा था कि नहीं? शुभ से युक्त द्रव्य शुभ है, अशुभ से युक्त द्रव्य अशुभ है, और शुद्ध से युक्त द्रव्य शुद्ध है। ये बात बताई थी कि नहीं? हाँ, तो ये क्रोध से युक्त द्रव्य क्रोध है, क्योंकि द्रव्य में ही ऐसी योग्यता है। समझ में आ रहा है क्या? अर्थात क्रोध की योग्यता धारण किया हुआ ये जीव द्रव्य क्रोध रूप परिणमित हुआ है, तो वो परिणाम उस जीव द्रव्य का ही है, अन्य का नहीं। ये सत का उत्पाद। समझ में आ रहा है क्या? ये द्रव्यार्थिक नय से देखा है हमने। हाँ, और पर्यायर्थिक नय से क्या दिखा? कह रहे ये क्रोध, इसका अविभाग प्रतिच्छेद पहले समय में कम था, इस समय में अधिक है, अगले समय में फिर से अलग होगा, इसलिए इस पर्टिकुलर समय का जो क्रोध है वो असत का उत्पाद है। अब समझ में आ रही क्या बात? उसी क्रोध को हम द्रव्यार्थिक नय से भी देख रहे हैं, क्योंकि उस द्रव्य में ही ऐसी सामर्थ्य है। ओके, ये द्रव्यार्थिक नय का विषय हो गया। और पर्यायर्थिक नय में इसके जैसा और कोई नहीं, इस पर्याय जैसा और कोई नहीं, यही है, ये हो गया असत का उत्पाद। अब समझ में आ रही है क्या? बहुत अभी इजी बात में हो रही है। हाँ बोलिए बहन जी, कोई प्रश्न है? नहीं नहीं, हाँ आप लगाइए दूसरे में। देखो कि सत का उत्पाद एक ही द्रव्य की ऐसी योग्यता है, सामर्थ्य है, इसलिए ये सत का उत्पाद है। हाँ बराबर, मतलब क्रोध ये इस जीव द्रव्य की ही योग्यता है, इसलिए इस जीव का ही सत का उत्पाद है, अन्य का नहीं। अन्य का अभी नहीं लगाना, जिसकी चर्चा चली उसी की बात चलेगी। ये द्रव्यार्थिक नय से हुआ। और पर्यायर्थिक नय से उस पर्याय को देखकर, उस पर्याय में पहले नहीं थी, वो पर्याय अभी है, और उसका अविभाग प्रतिच्छेद उसका अपना स्वतंत्र है, अन्य पर्याय वाला नहीं है, इसलिए असत का उत्पाद मैच नहीं हो रही है, इसलिए असत का उत्पाद। और उसका समय भेद तो है ही है ना, अगले समय, पहले समय वाली और अगले समय वाली समय भेद तो हुआ कि नहीं हुआ? तो कह रहे समय भेद हो गया, अर्थात वो समय की उसी वही पर्याय है, अन्य पर्याय नहीं कहला सकती, तो ये असत का उत्पाद कह रहे हैं। ओके,
चलिए अपन पढ़ते हैं और थोड़ा सा बात खुलेगी फिर। देखो विषय कठिन नहीं है, लेकिन यहाँ की भाषा थोड़ी सी गरिष्ठ भाषा है। वो गरिष्ठ भाषा को देखकर फिर हमको लगता है कि अरे सरल भाषा तो इतनी है, ये द्रव्यार्थिक नय से सत का उत्पाद है और पर्यार्थिक नय से असत का उत्पाद है। अब देखो और इसका एक्सप्लेनेशन जो देने वाले हैं वो तो और तकलीफदायक लगेगा, थोड़ा पढ़ेंगे अपन तो आपको ख्याल में आएगा। देखो इसी बात को विशेष समझाते हैं। कहा था, हाँ ठीक है। निर्दोष लक्षण वाला अनादि निधन पूर्व कथित यह द्रव्य अपने सत स्वभाव में उत्पन्न होता है। यह द्रव्य अपने सत स्वभाव में उत्पन्न होता है। यह द्रव्य अपने सत स्वभाव में उत्पन्न होता है। लगाइए ना, बार बार आप इस वाक्य को दोहराइए। यह द्रव्य अपने सत स्वभाव में उत्पन्न होता है। यह द्रव्य अपने सत स्वभाव में उत्पन्न होता है। एक प्रश्न है अभी आपको, उत्पन्न होता है का अर्थ क्या लेना, ठीक है, एक बात। अब दूसरी बात, द्रव्य का यह उत्पाद, अब ये एक कार्य बताया, द्रव्य उत्पन्न हुआ, ये कार्य बताया। अब इस कार्य को हम दो नजरिए से देख रहे हैं। द्रव्य का यह उत्पाद द्रव्यार्थिक नय से कथन करते समय सद भाव संबंध ही है। सद भाव संबंध ही है, ओके, द्रव्यार्थिक नय से इसी में होना था। समझ में आ रहा है? ये कह रहे सद्भाव संबंध है ये, ओके। और पर्यार्थिक नय से देखा जाए, पर्यार्थिक नय से कथन करते समय असद्भाव संबंध ही है। देखो शब्दों की ओर गौर करना, दोनों जगह पर ही लिखा है। द्रव्यार्थिक नय से सद्भाव संबंध ही है, पर्यार्थिक नय से असद्भाव संबंध ही है। अब मेरा प्रश्न है आप सबसे, ये कथन सही है या गलत है? अब यहां पर लिखा है तो सही होना चाहिए। सही क्यों है आपको मुझे बताना है। एक शब्द है, विशिष्ट शब्द है। हाँ, इस नय को क्या कहते हैं? हाँ, बराबर है। नहीं, मुझे वो नहीं चाहिए, मैं एक्सप्लेन क्वेश्चन नहीं पूछ, चलो मैं ही बता देता हूं। इसको सम्यक एकांत कहते हैं। ये कथन को क्या कहते हैं? सम्यक एकांत। ही जब भी आता है, याद है ना सबको, ही जब भी आता है वो सम्यक एकांत होता है। हाँ, याद रखना, प्रत्येक ही सम्यक एकांत नहीं होता है, और सब प्रत्येक भी सम्यक अनेकांत नहीं होता है। ये कहा की बात है, आपको मुझे बताना है। कोई ही मिथ्या एकांत भी हो सकता है और कोई भी मिथ्या अनेकांत भी हो सकता है। ये कहा सुना है? ये देखो मैंने पढ़ाया इसलिए पूछ रहा हूं, हाँ, नहीं तो मैं पूछूंगा नहीं, क्योंकि मैं जितना पढ़ाता हूं उतना ही मैं भी पढ़ता हूं, इसलिए मुझे याद है तो आपको याद रहना चाहिए। देखो, क्रमबद्ध पर्याय एक अनुशीलन, इसमें ये चर्चा आई है, अनेकांत की चर्चा आई है वहां पर, और वहां पर हर भी, ये नयों में तो है ही है, परम भाव प्रकाशक नय चक्र उसमें भी है ही है, लेकिन क्रमबद्ध पर्याय के जो ग्रंथ है, वो पुस्तिका है, उसमें यह बात लिखी है। क्या प्रत्येक कहाँ आई है? केवली भगवान लोकालोक को जानते हैं, आत्मा को नहीं है, और केवली भगवान आत्मा को जानते हैं, लोकालोक को नहीं। ये कथन आया था, आप देख लेना जरा पढ़कर, वहां अपेक्षा क्या खोली है। ठीक है, समझ में आ रहा है क्या? सम्यक एकांत, सम्यक एकांत क्यों है? ही आया है। ही आया है मतलब क्या? उनको बहुत स्ट्रांगली, स्ट्रेसफुली बताना है, यही दिख रहा है हमको द्रव्य, और नहीं दिख रहा है। हाँ, इसका मतलब ये नहीं है कि वो पर्यार्थिक नय का विषय है ही नहीं, वो गौण है, गौण।
समझ में आ रहा है? गौण है मतलब क्या? उसकी अभी चर्चा नहीं करनी है, उसकी चर्चा करनी नहीं है। एक बहुत अच्छा उदाहरण मैं आपके सामने रखता हूं। ये डॉक्टर साहब के प्रवचन में आया था, तो मैं आपके सामने रखता हूं, आपको विषय और समझ में आएगा। ये पर्यार्थिक नय और द्रव्यार्थिक नय को और स्ट्रांगली बताने के, ही को स्ट्रांगली बताने के लिए। देखो, किसी स्थान पर एक पंच कल्याणक का कार्यक्रम करना है, ठीक है? और इस सिलसिले में समाज के श्रेष्ठियों ने सबकी मतलब पूरे समाज की मीटिंग बुलाई है और उनको ये कह रहे हैं, एग्जाम्पल चल रहा है मेरा, उनको ये कहा जा रहा है सब मीटिंग में, एक तो मीटिंग होती नहीं, अब मीटिंग हो गई है तो सब आ गए हैं, तो उनको ये बताया जा रहा है कि अमुक अमुक दिन, और मान लो आज क्या तारीख है, 13 तारीख, तो 15 तारीख को, अगले महीने के 15 तारीख को पंच कल्याणक होना है। एक, इस स्थान पर होना है। 2, और इतना बड़ा कार्य करना है। 3, आप सबसे हम योगदान अपेक्षित की अपेक्षा रखते हैं। आप सबसे यथा योग्य आर्थिक रूप से, आपके सामाजिक स्तर पर और आपके शारीरिक श्रम की अपेक्षा हम यहां पर योगदान अपेक्षित रखते हैं। मुद्दे समझ में आ रहे हैं क्या? अब मीटिंग चालू हो गई है। अब कोई श्रोता कहता है, श्रोता मतलब समाज का एक व्यक्तिगण बोलेगा कि साहब ये दिन हमको मान्य नहीं है। एक, दूसरा कहेगा साहब हमको ये स्थान मान्य नहीं है। 2, तीसरा कहेगा पंच कल्याणी की जरूरत ये है क्या नहीं। 3, समझ में आ रहा है क्या? तो इससे क्या हुआ, मूल विषय बाजू को रहा और अन्य चर्चाएं छिड़ गई। इससे हम निष्कर्ष तक आने वाले हैं क्या? नहीं। तो फिर जिन्होंने आयोजन किया था इस मीटिंग का, उन्होंने कहा देखिए, हमने ये सभा इसलिए बुलाई है, इसलिए नहीं बुलाई है कि ये किस दिन हो किस दिन नहीं हो। 1, किस स्थान पर हो किस स्थान पर नहीं हो। 2, करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए। 3, इसके लिए हमने ये सभा बुलाई नहीं है। हमने ये सभा इसलिए बुलाई है कि आपका योगदान अपेक्षित है। आप यदि योगदान दे सकते हैं तो उस योगदान के बारे में बोलिए, अन्य के बारे में मत बोलिए। ये कहकर क्या कहना चाहते हैं? विषय को डाइवर्ट करना नहीं है। डाइवर्ट होने के लिए क्या वो बात है कि नहीं, वो बिंदु है कि नहीं कि इस दिन हो सकती है कि नहीं हो सकती है, इस क्षेत्र में इस स्थान में करनी है कि नहीं करनी है, करना ही चाहिए या नहीं करना चाहिए, बिंदु हो सकते कि नहीं चर्चा के? बिल्कुल हो सकते हैं, लेकिन अभी उनकी चर्चा अभिष्ट नहीं है, तो वो गौण है। जो मुख्य है उनकी बात करेंगे। क्या है मुख्य? कह रहे हैं आप कितना योगदान कर सकते हैं, इसकी बात बोलो, बाकी और कुछ मत बोलो। समझ में आया क्या? इसको कह रहे हैं मुख्य गौण। नए की अपेक्षा ये होती है, मुख्य गौण होता है, अर्थात मुख्य की चर्चा होती है, नए का खंडन नहीं होता है, नए गौण होता है। बोलिए क्या है वो? एक वाक्य बोलिए इसको लेकर। मुख्य को कहा जाएगा, गौण को गौण ही किया जाएगा, उसका खंडन नहीं किया जाएगा। कौन बोलेगा? देखो, मेरे साथ पढ़ाई करोगे ना तो मैं कहीं भी खींच के लेके जाता हूं, क्योंकि वो अपना फंडामेंटल अगर ठीक होगा ना तो काम होता है, नहीं तो फिर आपको लगेगा अरे यार ये क्या समझाते हैं, हमको समझ में नहीं आ रहा है। हाँ, अरे अनिराकृत प्रतिपक्षो नया आ रहा क्या?
अनिराकृत प्रतिपक्षो, अर्थात प्रतिपक्ष का निराकरण नहीं होता है। निराकरण मतलब खंडन नहीं होता है, गौण होता है, उसकी चर्चा अभिष्ट नहीं है, मुख्य की चर्चा अभिष्ट होती है। तो अब ये वस्तु को देखा जा रहा है, द्रव्यार्थिक नय से सत का उत्पाद कहा जा रहा है, पर्यायर्थिक नय से असत का उत्पाद कहा जा रहा है। तो कहा जा रहा है ना, असत का ही उत्पाद है, सत का ही उत्पाद है। ये कहकर क्या कहना चाह रहे, द्रव्यार्थिक नय से सत का ही है, असत का नहीं। ये हो गया अनेकांत दृष्टि। और पर्यायर्थिक नय से असत का ही है, सत का नहीं। ये हो गया अनेकांत। समझ में आ रहा है क्या? अन्य नहीं लगाएंगे, ठीक है। ये अनिराकृत प्रतिपक्षो। वैसे ही यहां पर द्रव्यार्थिक नय और पर्यायर्थिक नय से हमको ये चर्चा समझनी है। आइए थोड़ा पढ़ते हैं। जब द्रव्य की चर्चा होती है, पर्याय की नहीं, तब उत्पत्ति विनाश रहित युगपत प्रवर्तमान द्रव्य को उत्पन्न करने वाली अन्वय शक्तियों के द्वारा उत्पत्ति विनाश लक्षण वाली क्रमशः प्रवर्तमान पर्यायों की उत्पादक उन व्यतिरेक व्यक्तियों को प्राप्त होने वाली द्रव्य को सोने की भांति सद्भाव संबंध ही उत्पाद है। हे प्रभु, अब तक तो थोड़ा सा समझ में आ रहा था, वो भी मुश्किल लग रहा था, अब तो जो समझा था वो भी भूल गए। ठीक है, आ जाइए फिर से अपन देखते हैं। फिर से क्या कह रहे हैं? जब द्रव्य की चर्चा होती है, कोई प्रॉब्लम, द्रव्यार्थिक नय से कथन चलना है इनको, तो द्रव्य की चर्चा चलती है तो क्या होगा? पर्याय की चर्चा नहीं चलेगी। बिल्कुल बराबर है, पर्याय की चर्चा नहीं। पर्याय मतलब क्या? एक समय मात्र की अवस्था विशेष की कथन, ठीक है, वो हम नहीं करेंगे। तो जब द्रव्य की तरफ से देखेंगे हमको पर्याय दिखती ही नहीं है। द्रव्य की तरफ से हम जब देखेंगे तो उसमें हमको पर्याय दिखती नहीं है। कैसे पता चला? देखो अभी लिख रहे हैं ना, तब उत्पत्ति विनाश रहित, अर्थात पर्याय क्या होती है? नवीन उत्पन्न होती है, पूर्व की विनाश होती है। तो ऐसे उत्पत्ति विनाश रहित एक युगपत प्रवर्तमान, युगपत मतलब क्या? एक साथ प्रवर्तमान, अर्थात हमको वो प्रवाह क्रम ही दिखाई दे रहा है। महत्वपूर्ण बात, हमको वो पर्याय का प्रवाह क्रम ही दिखाई दे रहा है। क्या प्रवाह क्रम दिखाई दे रहा है? कि भाई यहां पर द्रव्य 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 द्रव्य, हमको वही दिखाई दे रहा है। अभी भी नहीं समझ में आएगा आपको, मैं उदाहरण दूंगा फिर आपको समझ में आएगा। पहले ये भाषा तो पकड़ लीजिए, उसके बाद में अपन देखेंगे ना। हाँ, युगपत प्रवर्तमान, युगपत प्रवर्तमान मतलब क्या? प्रत्येक समय द्रव्य 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 यही दिखाई दे रहा है, पर्याय दिखाई नहीं दे रही है। प्रत्येक समय मैं बोल रहा हूं, देखो प्रत्येक समय में मुझे द्रव्य द्रव्य ही दिखाई दे रहा, या अखंड देखूं तो भी द्रव्य ही दिखाई दे रहा है मुझे। क्यों? क्योंकि मैं द्रव्य दृष्टि से देख रहा हूं, पर्याय दृष्टि से नहीं। पर्याय दृष्टि से मुझे उत्पाद व्यय दिखाई देता है, द्रव्य दृष्टि से उत्पाद व्यय है ही नहीं। द्रव्य में सब निरंतरता दिखाई दे रही है। ओके, युगपत प्रवर्तमान, द्रव्य को उत्पन्न करने वाली, द्रव्य को उत्पन्न करने वाली मतलब क्या? उसकी हयाती दिखाने वाली, अर्थात प्रत्येक समय में है। द्रव्य को उत्पन्न करने वाली मतलब क्या? द्रव्य के परिणमन को देखकर, द्रव्य का परिणमन देखकर मतलब क्या? द्रव्य का जो अवस्था विशेष दिखाई दिया है, उस द्रव्य के अवस्था विशेष को, द्रव्य को उत्पन्न। देखो हम अभी थोड़े दिन पहले एक गाथा में देखकर आए थे, द्रव्य की उत्पत्ति होती नहीं है। सुना था कि नहीं सुना था? पर्याय की उत्पत्ति होती है और पर्याय का नाश होता है। ये बात सुनी थी कि नहीं सुनी थी? अब यहाँ पर कह रहे द्रव्य की उत्पत्ति हो गई। अब व्हाट इज दिस? द्रव्य की उत्पत्ति मतलब ही द्रव्य उसमें दिखाई दे रहा है और कुछ नहीं। अर्थात हमको जैसे जीव की अवस्था विशेष नहीं दिखाई दे रही, हमको हर
अवस्था में जीव ही दिखाई दे रहा है, तो जीव की ही उत्पत्ति हो गई कि नहीं, द्रव्य की ही उत्पत्ति हो गई। समझ में आ रहा है क्या? जहां पर जीव दिखाई देता है उसको हम कह रहे हैं जीव की उत्पत्ति। जहां पर पुद्गल परमाणु है तो हमको पुद्गल परमाणु ही दिखाई दे रहा है इस शरीर में, वह अजीव की उत्पत्ति हुई है। समझ में आ रहा है क्या? पुद्गल की उत्पत्ति दिखाई दे रही है। ऐसा हम हर जगह पर लगा सकते हैं। देखो, तो द्रव्य को उत्पन्न करने वाली अन्वय शक्तियों के द्वारा उत्पत्ति विनाश लक्षण वाली क्रमशः प्रवर्तमान पर्याय की उत्पादक उन व्यतिरेक व्यक्तियों को प्राप्त होने वाले द्रव्य को सोने की भांति सद्भाव संबद्ध ही उत्पाद है। देखो, और एक बात बताओ आपको, यूजुअली एक्सप्लेनेशन जब भी होता है पहले एक उदाहरण दिया जाता है कि नहीं, और बाद में सिद्धांत दिया जाता है कि नहीं। अब आचार्य देव ने क्या किया है देखा क्या आपने? उन्होंने पहले सिद्धांत दिया है और अब वे दृष्टांत देने वाले हैं। कैसे पता चला दृष्टांत देने वाले? लिखा ना अंतिम लाइन में, सोने की भांति। अब सोने के माध्यम से हमको पूरा ये सिद्धांत समझना है। समझ में आया क्या? ये अब तक की बात समझ में आई? आपको 2-3 बार ये पढ़ना पड़ेगा कम से कम, और नहीं समझ में आया तो 10 बार पढ़ना पड़ेगा। लेकिन पढ़ना, घबराना नहीं। ज्ञान है, सामर्थ्य है, इसी से ज्ञान को धार लगाई जाती है। प्रज्ञा छयनी कैसे होती है? ऐसी प्रज्ञा छयनी होती है। प्रज्ञा छयनी ओवरनाइट नहीं होती है। मैं आत्मा हूं ऐसा कहने से प्रज्ञा छयनी नहीं होती है। प्रज्ञा छयनी को विशेष भावना चाहिए, विशेष रुचि चाहिए। ये रुचि ही धार लगाती है, जंग हटा देती है। समझ में आ रहा है क्या? देखो क्या कह रहे हैं। हाँ, वो इस प्रकार है कि जब सोने की चर्चा होती, सोना मतलब क्या? स्वर्ण नामक एक द्रव्य, ठीक है। सोने की चर्चा होती है तो सोना क्या है? हम सोने को अभी विचार करो ना, सोना नामक द्रव्य है, ठीक है। अभी उसमें से क्या हुआ है? बाजूबंद आदि पर्याय नहीं होती है। ये क्या कह रहे हैं? समझ में आ रहा है क्या? नहीं समझ में आ रहा है? देखो, एक पिता बेटे ने कहा, पापा जी मुझे चैन चाहिए, चैन। तो पिता ने कहा, हाँ बेटा, अभी सोने का भाव वैसे ही बढ़ रहा है, अपने को कहीं ना कहीं पैसा इन्वेस्ट करना ही था, और तुझे भी ऐश करनी है या तुझे दुखी होना है, चलो देखते हैं। नोक झोंक नहीं हो जाए, ज्यादा गिला शिकवा नहीं हो जाए, चलो बेटा। पिता खुश क्यों है? पिता इसलिए खुश है क्योंकि पिता द्रव्य में इन्वेस्ट कर रहा है। पिता को दिखाई दे रहा है मात्र सोना, ओके। और बेटा खुश क्यों है? बेटा खुश इसलिए क्योंकि बेटे को भोग मिलने वाला है, इसलिए बेटा खुश है। बेटा बोल रहा है चैन मिलने वाला है। समझ में आया क्या? एक दगड़ा दोन पक्षी, समझ तो दोनों बातें हो रही है साध्य। पिता को इन्वेस्ट करना है और बेटे को भोग करना है। तो कह रहे हैं पिता को क्या दिखाई दे रहा है? द्रव्य ही दिखाई दे रहा है। सोने में हमने इन्वेस्ट किया। बेटे को क्या दिखाई दे रहा है? मुझे सोने की चेन का भोग दिखाई दे रहा है, राइट। अब आ जाइए फिर से यहाँ पर। हाँ, वह इस प्रकार कि जब सोने की चर्चा चलती है, ओके, सोने की चर्चा क्या चली? सोना लेना है, समझ में आया? हाँ, तो उसमें बाजूबंद आदि पर्याय, बाजूबंद आदि पर्याय मतलब चेन आदि पर्याय। अभी आपने इसमें तो ये बेटे की तरफ से देखा जाए तो उसको चेन की पर्याय अभिष्ट है कि नहीं? बिल्कुल अभिष्ट है, ओके। हाँ, तब सोने के समान जीवित। अभी सोने के समान जीवित मतलब क्या? सोना जिंदा रहता है क्या? सोना जिंदा रहता है? सोने के समान जीवित मतलब क्या? प्रत्येक समय में सोना कायम बना रहा है, इसलिए सोना जीवित है। सोना सोने रूप बना रहा, सोने जैसा ही बना रहा, अन्य रूप नहीं हुआ, ये सोने जैसा जीवित। अर्थात प्रत्येक समय में हमको सोना ही दिखाई दे रहा है, तो सोने जैसा जीवित।
हाँ, आप द्रव्य कह सकते, कोई विरोध नहीं है, बिल्कुल सही। हाँ, तो क्या कह रहे हैं, तब सोने के समान जीवित युगपत प्रवर्तमान, अर्थात आप उस चेन की अवस्था देखो, उसके पहले की भी अवस्था का विचार करो, उसके पहले की भी अवस्था का विचार करो, हर अवस्था में आपको सोना दिखाई दे रहा है कि नहीं? तो युगपत प्रवर्तमान, हमको अब कब से दिखाई दे रहा है युगपत प्रवर्तमान सोना? अरे जब से सोना है तब से हमको सोना ही दिखाई दे रहा है। कब तक दिखाई देगा सोना? जब तक सोना रहेगा तब तक सोना दिखाई देगा। समझ में आ रहा है क्या? ये द्रव्यार्थिक नय से हम देख रहे हैं। द्रव्यार्थिक नय से हमने उस चेन की अवस्था को, बाजूबंद की अवस्था को, या जितनी भी अवस्थाएं थी उनको आंखों से ओझल कर दिया। हमने एकमात्र उसमें सोना देखा है। समझ में आ रहा है क्या? तो सोना दिखाई दिया, युगपत प्रवर्तमान सोने की उत्पादक अन्वय शक्तियों द्वारा। अन्वय शक्ति मतलब क्या? द्रव्य में ही ऐसा सामर्थ्य है, सोने में ही ऐसा सामर्थ्य है। क्या शक्ति है? बाजूबंद आदि पर्याय के समान जीवित। अरे किसी न किसी अवस्था में कोई न कोई अवस्था होगी कि नहीं? बाजूबंद होगी, चेन होगी, अंगूठी होगी, हार होगा, कुछ न कुछ होगा कि नहीं? तो कह रहे वो जिस अवस्था में होगी उस समय में उसको जीवित कहेंगे। समझ में आ रहा है क्या? और द्रव्य कब से जीवित है? जब से सोने रूप बना रहा, यही उसका जीवितपना है। तो कब तक भी जीवित रहेगा? जब तक सोने रूप बने रहने वाला है, अर्थात हमेशा बने रहने वाला है, तो हमेशा जीवित है। ओके, तो बाजूबंद आदि पर्याय के समान जीवित क्रमशः प्रवर्तमान, बाजूबंद आदि पर्याय की उत्पादक उन व्यतिरेकी व्यक्तियों को प्राप्त होने वाले सोने का सद्भाव संबंध ही उत्पाद होता है। हाँ, अब इस लाइन को मैं समझाऊंगा, समय हो गया है, एकदम फास्ट समझाऊंगा। अपन कल थोड़ी सी चर्चा लेकर फिर से आगे बढ़ने वाले हैं। हाँ, तो क्या कह रहे हैं कि अभी मान लीजिए ये चेन की पर्याय है, राइट? तो चेन की पर्याय है ना, तो हमको द्रव्यार्थिक नय से जब देखते हैं तो हमको वहां पर चेन है, वो कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन उस समय में हमको सोना दिखाई दे रहा है, सोने की व्यक्ति दिखाई दे रही है, सोना ही जीवित दिखाई दे रहा है, चेन दिखाई ही नहीं दे रही है। समझ में आ रहा है क्या? इसको द्रव्यार्थिक नय से कह रहे सत का उत्पाद हुआ। सत का उत्पाद हुआ मतलब क्या? सोने में से सोने की ही चीज उत्पन्न हुई है, चांदी आदि नहीं। समझ में आ रहा है? चांदी, तांबा, पीतल आदि नहीं, सोने की चीज ही उत्पन्न हुई है, ये सत का उत्पाद हो गया। समझ में आ रहा है क्या? अब वो चेन हो, बाजूबंद हो, नहीं तो अंगूठी हो, नहीं तो हार हो, कुछ भी हो, या मुकुट हो, या घड़ा हो, कुछ भी हो, है तो वो सोने का। समझ में आ रहा है क्या? तो हमको, आप कहोगे इतना सरल बोलना था ना, सोने में से जो कुछ निकलने वाला है सोना ही निकलेगा। ये इतना घुमा के आपने क्या किया? हमको कंफ्यूज किया और कुछ नहीं किया। देखो, कंफ्यूज नहीं किया। आचार्य देव टाइम पास करने के लिए नहीं बैठे हैं। आचार्य देव एक एक बात को हमको गंभीरता से लेने के लिए कह रहे हैं, अर्थात हमारे उपयोग की सूक्ष्मता चाहते हैं। उपयोग जब तक सूक्ष्म नहीं होगा तब तक द्रव्य का स्वरूप समझ में नहीं आएगा। समझ में आ रहा है क्या? तो कह रहे सोने की चीज में सोना ही उत्पन्न होने वाला है। अब वो कुछ भी हो सकती है, वो चेन हो सकती है, वो हार हो सकता है, वो कंगन हो सकता है, वो अंगूठी हो सकती है, वो घड़ा हो सकता है, वो मुकुट हो सकता है, जो कुछ होगा वो सोना का ही होगा। समझ में आ रहा है क्या? बस बाजूबंद आदि पर्याय की उत्पादक उन व्यतिरेक व्यक्तियों को प्राप्त होने वाले सोने को, उन व्यक्तियों को प्राप्त होने वाले सोने को, अर्थात उस चेन की अवस्था को प्राप्त कौन हुआ? सोना। उस हार की अवस्था को प्राप्त कौन हुआ? सोना। उस बाजूबंद की अवस्था को प्राप्त कौन हुआ? सोना। उस मुकुट की अवस्था को प्राप्त कौन हुआ? सोना। उस घड़े की अवस्था को प्राप्त कौन हुआ? सोना। तो कह रहे हैं उन व्यतिरेक व्यक्तियों को प्राप्त होने वाले स्वभाव सोने का सद्भाव संबंध ही उत्पाद है। समझ में आ रहा है क्या? ये सत के उत्पाद की चर्चा हो गई, असत के उत्पाद की चर्चा कल।
ओके, कोई प्रश्न है तो रख सकते हैं, नहीं तो जिनवानी स्तुति करेंगे।